हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर। और आज के इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पेपर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसके जो है पेपर पैटर्न को समझा देता हूँ। यहाँ पे ये पेपर जब हुआ था वो कोरोना टाइम में हुआ था, इसलिए पूर्णांक जो था 25 मार्क का था, लेकिन अभी ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट जो है वो फर्स्ट पार्ट जो होगा वो 10 मार्क का होगा, सेकंड पार्ट भी आपका 10 मार्क्स का होगा, और थर्ड पार्ट आपका जो होगा वो 30 मार्क का होगा, ठीक है। तो इसमें आपके टोटल कितने पार्ट होंगे? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और हर पार्ट में, इस पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो हर क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक नंबर का होगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, टोटल आपके 10 नंबर हो जाएंगे। और इसी तरह से आपके पास जो लास्ट वाले क्वेश्चन होंगे पार्ट सी के, उसमें आपको हर यूनिट से 2 चॉइस मिलेगी, और एक क्वेश्चन आपका जो होगा 10 नंबर का होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, और आपके पास जो होगा वो टोटल 30 नंबर का होगा। टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके पेपर रहता है, और आपको इसमें 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट पार्ट जो था हमारे पास में, उसमें हमारे को पूछा गया था पार्ट ए के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है, PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 नहीं, ठीक है। PCl5 एग्जिस्ट वेयर NCl5 डज नॉट। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है PCl5 एग्जिस्ट वेयर NCl5 डज नॉट। PCl5 फॉर्म करता है 5 बॉन्ड बाय यूजिंग द d ऑर्बिटल टू एक्सपेंड द ऑक्टेट एंड हैव मोर प्लेन्स टू पुट बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर नो d ऑर्बिटल इन द सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन के बाद आता है, तो इसके पास में क्या होते हैं, d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो ये क्या करता है, अपना d ऑर्बिटल का यूज़ करके क्या कर लेता है, जो कि अपना ऑक्टेट होता है उसको एक्सपेंड कर लेता है। जबकि NCl5 इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास में जो होते हैं d ऑर्बिटल नहीं होते हैं बॉन्डिंग के लिए, इसलिए जो NCl5 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन था, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था वाई SO2 इज़ पोलर मोलिक्यूल वाइल CO2 इज़ नॉन पोलर मोलिक्यूल, ठीक है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास में, SO2 इज़ पोलर मोलिक्यूल वाई CO2 इज़ नॉन पोलर मोलिक्यूल। इसका आंसर है CO2 इज़ लीनियर so its dipole cancel. However, since SO2 is bent because of lone pairs of electron in its valence shell, the dipole do not cancel out and the molecule is polar. तो कोई भी मोलिक्यूल पोलर होगा उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए, और उसके पास में जो हमारे पास में रिजल्टेंट डाइपोल होना चाहिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसके पास कोई जो है परिणामी डाइपोल होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास CO2 मोलिक्यूल क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, C डबल बॉन्ड O इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें जो होगा इसका डाइपोल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल इस तरफ होगा, इसका डाइपोल इस तरफ होगा, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जो SO2 मोलिक्यूल होता है उसकी आप जानते हो कि जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से होती है, उसकी ज्योमेट्री आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी, और स्ट्रक्चर जो होती है बेंट होती है, ठीक है। तो जब इसका रिजल्टेंट डाइपोल इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा, और इसका इस तरफ होगा, ठीक है। तो कुछ रिजल्टेंट डाइपोल जो होगा इस डायरेक्शन में इसमें रह जाएगा, इसलिए ये क्या होता है, पोलर मोलिक्यूल होता है, ठीक है, एज बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट डू यू मीन बाय 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और जो हमारा ये जो है इसको हम क्या लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड इज ए केमिकल बॉन्ड in which 2 electron are shared between 2 atoms. This type of bond are very common. तो ये 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या होगा, 2 सेंटर होंगे, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3C2 इलेक्ट्रॉन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ केमिकल बॉन्ड इन विच 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर बिटवीन 3 एटम। तो इस टाइप के जो बॉन्ड होगा उसमें 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल सच एज बोरेन। तो जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है जैसे कि डाइबोरेन, तो इसमें क्या बन रहा है, ये तो है हमारे पास में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो BH2 यूनिट है, टर्मिनल BH2 यूनिट, वो क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। एक आप BH को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे आप इस वाले बॉन्ड को, BHP बॉन्ड को, जिसे हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 सेंटर है, लेकिन इनके बीच में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसे हम कहते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि फोर्थ क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का, आप इसके अलावा भी बहुत सारे दे सकते हो।
तो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होती है और हमारे पास में एक जो लिगेंड है वो रिप्लेस हो जाता है एक्वा लिगेंड से। तो CONH3 5Cl+2 जो होगा उसमें हम रिएक्शन एक्वस मीडियम में कराएंगे तो H2O मोलिक्यूल रिप्लेस कर देगा Cl को और एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा CONH3 5H2O3+। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि डिफाइन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज ए हाई एनर्जी स्टेट दैट ए रिएक्शन गोज थ्रू इन ऑर्डर टू चेंज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जैसा कि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से भी समझ सकते हैं, कोई जो हमारे पास रिएक्शन होती है कुछ इस तरह से प्रोसीड करती है। तो ये जो चीज़ होती है या फिर जो हाईली एनर्जाइज जो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हाई एनर्जी स्टेट है जिससे कोई भी जो रिएक्टेंट है उसको हमारे को गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था हमारे पास में व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में व्हाट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन लिगेंड अप्रोचेज ए ट्रांजिशन मेटल आयन द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू टू सेट्स, one with lower energy and the other with higher energy. This splitting is known as crystal field splitting and the difference of energy between the two sets of orbital is known as क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, जब हमारे पास में कोई डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, तो हम जानते हैं कि वो क्या होते हैं, उनकी सारे की एनर्जी जो होती है इक्वल होती है। ठीक है, उन सारे ही डी ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन जब उनके संपर्क में लिगेंड आते हैं तो वो जो डी ऑर्बिटल होते हैं स्प्लिट कर जाते हैं इनटू टू सेट्स। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में लिगेंड किस टाइप के हैं और हमारे पास में जो हमारे पास में मेटल है उस पर चार्ज कितना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, Eg की ज़्यादा होगी या फिर T2G की ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन 6 हमारे पास में लिगेंड आते हैं तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो उसमें क्या होता है, T2G की एनर्जी कम होती है Eg से और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, CFSE यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। तो ये होती है हमारे पास में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिनर्जिक बॉन्ड, सिनर्जिक लिगेंड। ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, पाई बैक बॉन्डिंग जो किसमें होती है मेटल लिगेंड के अंदर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग को ही हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। अ सिनर्जिक लिगेंड इज ए लिगेंड विच हैव एन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल टू बैक बॉन्ड विद द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम। तो ये किस तरह से किसके समरूप है, जैसे कि आपने वो ट्रांस इफेक्ट में पढ़ा होगा, ट्रांस इफेक्ट के अंदर पाई बॉन्डिंग थ्योरी में। तो हमारे पास में कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसके पास क्या होता है, एंटी जो हमारे पास में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, जो हमारे पास में मेटल है उसके डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने पास जो है रख लेते हैं अपने एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। और ऐसे लिगेंड को सिनर्जिक लिगेंड भी कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आया था इन केमनो फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn+7 एंड डाई मैग्नेटिक नेचर बट कलर्ड। तो ये कलर्ड क्यों होता है, तो जब हम मेटल कॉम्प्लेक्सेस की कलरनेस और इसके जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं तब वहाँ पे हमने देखा था चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। द पर्पल कलर ऑफ KNO4 आयन इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये जो है चार्ज ट्रांसफर के थ्रू कलरफुल हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हमारे पास में मेटल पर चार्ज होगा उतनी ही जो उसकी कलरनेस होगी वो इंक्रीज़ होगी। इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आया था व्हाट इज मीन बाय T2G एंड Eg ऑर्बिटल। ठीक है। तो T2G Eg ऑर्बिटल क्या होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि T2G इसका मतलब क्या होता है, डब्ल्यू डी जनरेटेड ऑर्बिटल और क्या ट्रिपल डी जनरेटेड ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, डब्ल्यू डी जनरेटेड ऑर्बिटल। हम जानते हैं कि जो हमारे पास में डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब कि सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, लेकिन जैसे ही इसके जो टच में लिगेंड आता है तो क्या होते हैं, ये स्प्लिट हो जाते हैं टू एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर। एक होता है हमारे पास Eg, दूसरा होता है हमारे पास T2G। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी सेम है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल और इसे हम कहते हैं डब्ल्यू डी जनरेटेड ऑर्बिटल, जो कि क्या है, Eg है। ठीक है। इन फॉर्मेशन ऑफ octahedral complexes when ligand 6 ligand approaches a transition metal ion, the 5d orbital dxy dyz dxz dx square y square and dz square of metal split into two sets, one with lower energy is called T2G orbital जिसमें dxy dyz एंड dxz ऑर्बिटल आते हैं, एंड अनदर विथ हायर एनर्जी इज कॉल्ड Eg ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को T2G पूछा है, मतलब कि इसने सिमेट्री ऑफ एलिमेंट जो है इंक्लूड किया है, इसलिए हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करी है। ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, T2 एंड E, उसमें सिमेट्री नहीं पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे जो हमने देखा कि ये क्या है, ट्रिपली डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, ये होते हैं डबली डी जनरेटेड ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में एक्सप्लेन द पोलराइजेशन थ्योरी फॉर ट्रांस इफेक्ट
ओनली स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे ट्रांस इफेक्ट वाले वीडियो मिल जाएगा, और बाकी जो आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। पर यहाँ पे मैं आपको वापस एक बार स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ इसका। तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास में नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है PT(X4), जिसमें सारे लिगेंड सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी इंड्यूस डाइपोल होगा, इसका डाइपोल ऊपर की तरफ क्रिएट होगा, इसका नीचे की तरफ, इसका इधर, इसका इधर, तो जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा, नेट डाइपोल होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा कोई लिगेंड है जिसका जो हमारे पास में पोलराइजेशन, मतलब जिसकी पोलराइजेबिलिटी जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो हमारे पास लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो PT क्या करेगा, अपने जो पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादा इसकी तरफ ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो एक्स माइनस जो दूसरा लिगेंड इसके जो ट्रांस में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसकी जो इसके पास में जो है जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम पड़ जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाएगा, इसके बीच में रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और ये जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा, और एक्स जो होगा ईजिली रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें ये क्या है, जितने भी गोले हैं ये हमारे पास में लिगेंड है, और ये भी हमारे पास में लिगेंड है, और इसका थोड़ा गोला बड़ा है, ये ज़्यादा पोलराइजेबल है। तो इसके बाद पार्ट बी में हमारे पास क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन है हमारे पास, जिनमें से हमारे को पाँचों का आंसर देने हैं, और ये जो है पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है हमने इरेगुलर ज्योमेट्री वाले वीडियो में बता रखी है आपको, तो आपको वो जाके वीडियो देखना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर और मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में, व्हाट इज़ कार्बोरेंस, गिव द डिटेल शॉर्ट डिटेल्स। तो मैं आपको अगर सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो कार्बोरेंस क्या होते हैं, तो जनरली मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है, कि ये मेटल क्लस्टर होंगे और किसके, कार्बन, बोरोन और हाइड्रोजन एटम के। ठीक है, कंपोज ऑफ कार्बन, बोरोन एंड हाइड्रोजन एटम इज नोन एज कार्बोरेंस। इसके बारे में शॉर्ट डिटेल देनी है तो आपको इसका क्लासिफिकेशन भी करना है, तो उस तरह से आप इसके अंदर बता सकते हो कि कार्बोरेन क्या होते हैं, और इसके डिटेल आंसर के लिए कार्बोरेन वाला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि गिव द डिफरेंस बिटवीन इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले तो आपको बताना है कि इनर्ट कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो स्लो होगा और कभी कभी नहीं भी होता है, और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिसके अंदर जो हमारे पास में लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होता है वो हाईली फेवर होता है और हाई रेट से होता है, मतलब कि उसकी जो लिगेंड एक्सचेंज की रेट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है इनर्ट और लेबाइल के अंदर, वो हम देख लेते हैं अभी। तो पहले हम देखेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस, और यहाँ पे देखेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, दे आर लेस रिएक्टिव एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड इज स्लो। बट हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्या होते हैं, दे आर हाई रिएक्टिव एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लिगेंड इज फास्ट। और इनर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू VBT इनर्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली इनर्ट। तो जो हमारे पास में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास में इनर्ट होंगे, और लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होंगे, लेबाइल होंगे। ये मैंने आपको ये इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जबकि हमारे पास में जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। और अकॉर्डिंग टू CFT दे आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अकॉर्डिंग CFT इनर्ट कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और अकॉर्डिंग टू हमारे पास में CFT जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस है वो क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं काइनेटिकली अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, जबकि हमारे पास में लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं काइनेटिकली, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होंगे वो क्या होंगे, काइनेटिकली स्टेबल होंगे, जबकि लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो क्या होंगे, काइनेटिकली अनस्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है डिस्कस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल बॉन्ड क्लीवेज। तो कुछ हमारे पास में रिएक्शन होती है जिसमें मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होता है उसको बिना क्लीवेज वही जो हमारे पास लिगेंड है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है दूसरे लिगेंड से। ऐसा किस तरीके से होता है वो हमने डिस्कस किया है, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज के बिना जो हमारे पास में रिएक्शन होती है उस वाली वीडियो में, उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है वन कॉम्प्लेक्स से अनदर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। और इसका मैकेनिज्म जो होता है दो टाइप से होता है, एक होता है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और दूसरा होता है हमारे पास में आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले रिएक्शन में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारे पास में, एक्सप्लेन द बेंट रूल ऑन एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पार्ट सी के अंदर का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन जो हमारे पास में है इनको भी हमने डिस्कस कर लिया है वीडियो में 1 बाय 1, तो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हो। इसमें आपको बेंट रूल क्या होता है वो समझाना होता है और साथ में आपको एक एग्जाम्पल से समझाना होता है कि एनर्जेटिक्स और हाइब्रिडाइजेशन आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था VSEPR थ्योरी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना था डिटेल के अंदर। तो मैंने आपको वीडियो में आपको बताया था जो हमारी VSEPR थ्योरी होती है वो क्या होती है, और वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मेथड बताया था कैसे आप उसके जो पोस्टुलेट है उसका आप याद करोगे, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का मिल जाएगा। इसके बाद में 17 क्वेश्चन आया था, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन कलर एंड स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका भी वीडियो आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में आए थे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर एंड एग्जाम्पल देना था आपको, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। 2 तरह के मैकेनिज्म का हमने डिस्कस किया था, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, वो आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद में आया था आपके पास, डिस्क्राइब इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो ये वीडियो ये वाला जो आपके पास टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी आपके पास इनर स्फीयर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को पूछा गया और 2 नंबर में भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस वीडियो को भी देख लेना। आई होप कि आपको ये पेपर वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और इससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।